हम लोग बात करने वाला है बीएसएनएल के बारे में। जो बीएसएनएल का बहुत सारा डाउनफॉल आप लोग को शायद सुनने को मिला है, या आप लोग भी व्यूअर्स सोच रहे हो कि बीएसएनएल सिम अभी लेने से काम आएगा कि नहीं, उसका इंटरनेट स्पीड कैसा हो सकता है। हम आज बात करने वाले हैं बीएसएनएल क्यों इंडिया पे फेल होते जा रहा है। अभी हम लोग शुरू करते हैं उसके हिस्ट्री से। तो साल थे 1851। तब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेलीग्राफ लाइन बनाने के लिए स्टार्ट किया था 1851 पे। 54 से बहुत सा एडवांटेजेस आया था जिस हम लोग का गवर्नमेंट यूज करते थे, इवन पब्लिक भी यूज करते थे। उस टाइम 1854 पे तो लाइन यूज किया जाता था, लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ता था। इसलिए भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया कि डॉट जो इंडिया का एक टेलीकॉम सेक्टर क्रिएट किया। 86 में गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया और दो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन क्रिएट किया, जिसके जैसे कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच में क्रिएट किया। उसका नाम था MTNL, और MTNL का फुल फॉर्म था महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या हुआ, 1991 पे बहुत सा प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स एंट्री किया टेलीकॉम सेक्टर पे। क्या गवर्नमेंट ने बहुत सा इक्विटी शेयर्स भी स्प्रेड किया। गवर्नमेंट के पास बहुत सा इक्विटी शेयर्स बन गया था। दो सेक्टर्स बोलने से एक था MTNL और दूसरा था विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो BSNL। 1999 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया DOT को दो सेक्टर पे डिवाइड करने का प्लान किया, और डिवाइड करने के बाद एक DTS टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा था कम्युनिकेशन। और DOT गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी दिया कि पॉलिसीज बनाएगा और DTS उन पॉलिसीज को सर्विसेज देगा। 2001 तक क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि DTS का नाम चेंज करने के लिए टाइम आ गया है। अभी वो BSNL प्रोवाइड करना है। BSNL जिसको बोला जाता है कनेक्टिंग इंडिया। डॉक्टर DPS सेठ, जिसको हम लोग का BSNL का सबसे पहले MD एंड चेयरमैन बनाया गया था, का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छा होते जा रहा था। और गवर्नमेंट ने देखने को मिल रहा था कि PSU जितना प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी से PSUs तो सबसे बेस्ट BSNL दे रहा था उस टाइम। 1 तक जैसे कि आप लोगों को पता चले गया कि BSNL इतना बड़ा कंपनी थे, उन लोग का इतना अच्छा परफॉर्मेंस थे। तो 2022 तक क्यों BSNL का डाउनफॉल आ गया। 2000 BSNL ने टोटल 2.8 करोड़ पीपल ऑलरेडी उन लोग के पास ले लिया था, और 2002 तक 2G लॉन्च कर दिया था। वो था फर्स्ट BSNL ने लॉन्च किया। अभी हम लोग बात करते 4 का। तब क्या हुआ था, BSNL के साथ कंपटीशन लगाने के लिए एयरटेल ने अपना मंजिल ले लिया था, और लेकिन फिर भी 2005 तक BSNL को हरा नहीं सका, और BSNL ने ज्यादा से ज्यादा पीपल को सब्सक्राइबर्स तक हासिल कर लिया था। उन लोग का जो रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर रहा था पीपल से, 2005 तक उससे डबल करने के लिए कोशिश कर लिया था। और उन लोग ऐसे भी कर लिया था, रेवेन्यू जितना जनरेट होता है ज्यादा से ज्यादा उन लोग का रेवेन्यू 2005 तक हो गया था। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2004 का। दयानिधि मारन जो टेलीकॉम मिनिस्टर्स थे, दयानिधि मारन के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है, वो टेलीकॉम मिनिस्टर्स थे, और BSNL का परफॉर्मेंस बहुत डबल से डबल हो रहा था। 2006 तक क्या हुआ था, BSNL का उन लोगों ने एक नया स्टार्टअप किया था, उसका नाम था सन फार्म, और उसको अच्छा रेवेन्यू जनरेशन के लिए BSNL का हेल्प लिया, और वो भी इलीगल तरीकों से। तो उसके कारण बहुत सा न्यूज फैल गया था कि BSNL कुछ इलीगल तरीके यूज कर रहे हैं सन फार्म को बनाने के लिए या हाई ग्रोथ लगाने के लिए। ने क्या किया, बहुत सा स्ट्रेटेजी यूज किया था उनके सन डायरेक्ट कंपनीज के लिए, जो उनके भाई के थे, और BSNL का हेल्प लेके टोटल 323 टेलीकॉम कनेक्शंस लगाने के लिए बात किया था, जिसमें से BSNL का बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। और उसके कारण CBI ने थोड़े दिनों के बाद CBI ने एक नया प्रपोजल लाया, जो उसके कारण दयानंद मरन के ऊपर भी केस फाइल किया था। इससे सन डायरेक्ट पीपल्स को 51 लाख कॉल किया गया था, वो भी 322 टेलीकॉम कनेक्शन से, और जिसके कारण बहुत सा लॉस BSNL को झेलना पड़ा था उस टाइम। हम लोग बात करें करोड़ में कितना लॉस हुआ था, तो 1500 करोड़ BSNL का उस टाइम लॉस हुआ था। BSNL ने एक नया स्ट्रेटेजी प्लान किया था कि ताकि वो फिर से अपना जो लॉस था वो गेन कन्वर्ट कर ले या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ले। तो WiMAX टेक्नोलॉजी BSNL पे लाने के लिए वो लोग सोच रहे थे, लेकिन जब उस टाइम जो मिनिस्टर्स थे, टेलीकॉम मिनिस्टर्स थे, वो डायरेक्टली बोलता कि हम लोग को अभी इन्वेस्ट नहीं करना है BSNL पे, चाहे वो 4G हो, चाहे वो VoLTE हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो। एयरटेल
सायो, एयरटेल, उन लोगों ने बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज प्लान किया था, चाहे वो वाईमैक्स का हो, चाहे वो 4G का हो, चाहे वोल्टिक का हो, लेकिन बीएसएनएल उनको डायरेक्टली डिक्लाइन कर दिया था हम लोग का टेलीकॉम मिनिस्टर्स ने। तो जब तक हम लोग का 4G ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था एयरटेल ने, तब बीएसएनएल ने बोला कि हम लोग को 4G पे कन्वर्ट करना पड़ेगा या ब्रॉडबैंड पे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर से प्रपोजल किया। तो डायरेक्टली प्रपोजल उन लोगों ने बात किया था कि हम लोग को चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चाइना से इंपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों ने बात किया कि हम लोग को ऐसा ऐसा प्रोविजन चाहिए ताकि हम लोग अपना बीएसएनएल का मौका छोड़ ना पाए। साल 2010 तक बीएसएनएल का ऐसा एक हो गया था कि गवर्नमेंट उन लोग को परमिशन नहीं दे रहा था 4G या 5G पे इन्वेस्ट करे पैसा, लेकिन फिर भी बीएसएनएल ने जितना हो सके मेहनत किया। लेकिन 2010 तक क्या हुआ, टेलीकॉम मिनिस्टर्स का बहुत सा एक बड़ा राज खोल गया था कि 22,000 करोड़ का स्कैम हो गया था 2010 तक, जिसके लिए बीएसएनएल को फिर से एक बड़ा झटका मिल गया था। और उसके कारण ये सब न्यूज़ के कारण बीएसएनएल का मार्केट बहुत नीचे जा रहा था। उस टाइम क्या हुआ था, बीएसएनएल का जितना शेयर था 21.5% था, तो एक ही रात पे 15% तक गिर गया था। इस न्यूज़ के कारण जो न्यूज़ फैल गया था कि बीएसएनएल बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है, जो जिसके कारण उन लोग को सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रपोजल्स दिया था वो सब कैंसिल कर दिया। और एट लास्ट जो टेक्नोलॉजी वो 2006 तक लाना चाहता था बीएसएनएल, वो लास्ट तक 2013 तक ला पाया। सिर्फ 2016 से 17 तक टोटल बीएसएनएल का लॉस 4,793 करोड़ हो गया था। और 17 से 18 तक अगर हम लोग बात करें तो 7,992 करोड़ तक लॉस हो गया था बीएसएनएल का। नीति आयोग ने वो भी बोला कि 2016 तक कि बीएसएनएल को अभी हम लोग को बंद करना चाहिए। और बीएसएनएल का जितना एम्प्लॉइज थे वो सब लोग अभी अपना जो सैलरी शायद उन लोग को अच्छे से नहीं मिला। अभी आप लोग को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक 1996 के टाइम से बीएसएनएल का जो स्टार्टअप किया था गवर्नमेंट ने, इतना एक बड़ा पीएसयू से वो लोग अपना बेच दे के अब लो कैटेगरी में आ गया है क्यों बीएसएनएल। अभी थोड़ा सा हम लोग फैक्ट एंड डाटा के हिसाब से हम लोग देखने के लिए कोशिश करूंगा। बात करेंगे कि वायरलाइन और वायरलेस के थोड़ा सा फेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बीएसएनएल को अगर हम लोग देखें तो 2000 के टाइम पे वायरलाइन 39.9 मिलियन पीपल के पास थे, जो वायरलेस 10.8 मिलियन पीपल के पास से शिफ्ट थे। और 2007 से अगर हम लोग बात करें 8 तक, तो बीएसएनएल का वायरलाइन सेक्टर पे 38.9 आ गया था घट के। और वायरलेस अगर हम लोग बात करें तो 286.9 तक पहुंच गया था। हम लोग बात करें 14 और 15 के बीच में, तो वायरलाइन जो बीएसएनएल का सबसे बड़ा है 226.5 थे। और वायरलेस अगर हम लोग बात करें तो 969.9 तक पहुंच गया था। जो भी कॉम्पिटिटर थे, शायद एयरटेल हो, कोई भी कंपनीज हो, वो लोग वायरलेस पे ध्यान देते थे, बीएसएनएल सिर्फ वायरलाइन पे ध्यान देते थे। उसके कारण बीएसएनएल का सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था। इस काम पे अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट लिंक हो, तो वो काम इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो थोड़ा स्लो होना ही है, राइट। तो वैसे ही बीएसएनएल का जो परफॉर्मेंस है वो दिन स्लो होते जा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट लिंक थे उसके साथ। और उसके कारण बीएसएनएल को सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है बीएसएनएल ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर जैसे काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आता है, कारण बीएसएनएल अभी बहुत ज्यादा लॉस पे है। बात करें कोई भी प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो वो लोग अपना जो भी डिसीजन ले वो क्विक ले सकता है, लेकिन बीएसएनएल कोई भी डिसीजन क्विक नहीं ले सकता क्योंकि वो उन लोग को परमिशन लेना पड़ता है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। तो ऐसे ही बहुत सा प्रॉब्लम बीएसएनएल को फेस करने को मिल रहा था। 2016 तक हम लोग का जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका कहना था कि बीएसएनएल सिर्फ उनका मार्केटिंग इसलिए डाउन होते जा रहा है क्योंकि उन लोग मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एयरटेल हो या जियो हो, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। 16 तक वो भी कह रहा था कि सिर्फ मार्केटिंग हम लोग को हेल्प नहीं करने वाला है, हम लोग को बेटर, एफोर्डेबल, ट्रस्टेड कनेक्शंस प्रोवाइड करना है पीपल्स को। बहुत सारे रिसर्च के बाद हम लोग को पढ़ने को मिला था कि कोई एक डिस्क्रिप्शन मिला था कि बीएसएनएल बहुत सारे सर्विसेज को अपना आईपी दे रहा था कि वो लोग कंपनी रन करे, तो पर आईपी 16,000 बीएसएनएल ले रहा था। फिर भी बीएसएनएल अगर हम लोग बात करें बीएसएनएल का इतना बड़ा लॉस कैसे हो रहा था। कोई भी अगर हम लोग बात करें, अगर एयरटेल कंपनी थोड़ा सा हेल्प रहे बीएसएनएल से एक आईपी वो लोग ले रहा है, तो बीएसएनएल से ऐसा एक लॉस क्यों मिला था। 16,000 पर आईपी इतना अच्छा अर्निंग मिला था, इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, तो ऐसा अर्निंग इतना गिर गया क्यों।
एक स्ट्रेटेजी थे कि अगर वो उस आईपी से कोई भी कंपनी अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहा है या उन लोग का नेटवर्क स्लो हो या कुछ भी, तो उन लोग को बीएसएनएल को उन लोग को कितना 2000 पर डे रुपीज पे करना पड़ता है। इसके कारण बीएसएनएल का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट अच्छे से पता है कि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन चेंज होते रहते हैं। उसके कारण वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन बीएसएनएल ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया था ताकि वो लोग 16,000 एक कंपनी से ले सके पर आईपी। लेकिन पर आईपी के चक्कर पे उन लोग को 2000 पर डे लॉस पे जा रहा था। ज़्यादा लॉस बीएसएनएल को इसलिए हो रहा था क्योंकि बीएसएनएल का जब स्टार्ट हुआ था, जब बीएसएनएल कन्वर्ट हो गया था बीएसएनएल पे डॉट से, तो उस टाइम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ टेक्नीशियन ही नहीं थे। जो एम्प्लॉय सिर्फ शायद ऐसा भी बहुत एम्प्लॉयज़ थे जिसको बीएसएनएल का नेटवर्क हैंडलिंग करने के लिए दे रहा था, लेकिन वो लोग साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं थे। तो ऐसे में स्किल एम्प्लॉयज़ बीएसएनएल का बहुत वीक था और उसके कारण बीएसएनएल को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस उन लोग को देखने को मिला था। लेकिन क्या हुआ था, बीएसएनएल जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट कोई भी अगर ऐसे आइडल बैठा हुआ है कोई भी एम्प्लॉयज़, वो लोग सिर्फ बीएसएनएल पे शिफ्ट कर देते थे उस टाइम। और उसके कारण जब कस्टमर्स प्रॉब्लम अगर उनको मिलता है तो बीएसएनएल के साथ बात करते हैं, कस्टमर सर्विस के साथ बात करता है कि अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वो लोग सिंपली अच्छे से प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए बीएसएनएल का बहुत सारा कस्टमर्स छोड़ दिया था बीएसएनएल। हम लोग बात करें रिलायंस हो या एयरटेल हो या जियो हो, कोई भी, तो वो लोग क्या करता है, कोई भी नेटवर्क चलाने के लिए सिर्फ आईटी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स उठाते हैं और उन कंपनी को चलाने के लिए देते हैं। लेकिन बीएसएनएल करते क्या है, बीएसएनएल का मतलब नहीं है हम लोग को सिर्फ कंपनी चलाना है, स्किल डेवलप हो या नहीं मेरे को मतलब नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर बीएसएनएल को फिर से राइज होना है तो उन लोग को अच्छे से एक प्लेस देना पड़ेगा ताकि वो लोग खुद का डिसीजन, खुद कंपनी का डिसीजन खुद ले पाए। कोई भी गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स के बारे में सुनना नहीं है, तो तभी वो लोग अपना डिसीजन ग्रो कर सकता है, अपना डिसीजन बना सकता है। और सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो बीएसएनएल एक ऐसा स्टार्टअप है जो एक सबका भला हो सकता है और बीएसएनएल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट से भी, और तभी बीएसएनएल ग्रो हो सकता है। प्लस अगर गवर्नमेंट के साथ इंक्लूडेड हो कोई भी कंपनी, तो वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल जब हर एक साल पे अगर हम लोग बात करें, हर एक साल पे नया नया टेलीकॉम मिनिस्टर्स आता है और सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, जिसके कारण बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा था उस टाइम और अभी भी हो रहा है। उसके कारण 2000 इतना अच्छा कंपनी थे 2000 पे, लेकिन अभी बीएसएनएल का हालत ये है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा, कोई भी पीएसयू कंपनी हो वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और भी कंपनीज हो या कोई भी बड़ा बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर्स हो वो इंक्लूडेड कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनीज कभी ग्रो नहीं हो सकता है डे बाय डे, क्योंकि फ्यूचर्स टेक्नोलॉजी बहुत डिपेंड करता है कोई भी कंपनीज को अपना स्टार्टअप ग्रो करने के लिए। और अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। जितना आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे उतना ही मेरे को मोटिवेट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को।